उत्तर प्रदेश में करीब 13% ब्राह्मण मतदाता हैं, जो कि 115 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। अब इतिहास गवाह रहा है कि ब्राह्मण मतदाताओं ने एकमुश्त जिस पार्टी को वोट दिया है वो यूपी की सत्ता पर काबिज हुई है। अब चाहे मायावती हो, अखिलेश हो या फिर योगी आदित्यनाथ, सबकी ताजपोशी में 13% ब्राह्मण का हाथ रहा है और यही वजह है कि सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गई हैं। अयोध्या वाला प्रबुद्ध सम्मेलन तो बस एक झांकी थी। यूपी के ब्राह्मणों का चुनावी आशीर्वाद पाने के लिए बीएसपी अभी 5 कार्यक्रम और करने वाली है। 24 और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर में प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी होगी। 26 जुलाई को प्रयागराज और 27 जुलाई को कौशाम्बी में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में ये कार्यक्रम होगा। ब्राह्मण समाज बहुत ही इंटेलिजेंट समाज है, बुद्धिमान है और वो जिस तरह के आज के परिपेक्ष चल रहे हैं वो अच्छी तरह से देख रहा है कि वो कहाँ पर सुरक्षित अब रहेगा, कहाँ उसका भविष्य ठीक है। और वो जितना पिछली बार 2007 में हमारे साथ जुड़ा था, मुझे 100% अब की बार इस बात का विश्वास है कि उससे ज्यादा हमारे साथ जुड़ा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि ब्राह्मण वर्ग योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज है। ब्राह्मणों की यही नाराजगी भुनाने के लिए बाकी दलों में होड़ मच गई है। भावनाओं में उबाल मारा जा रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर और खुशी दुबे की जेलबंदी के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। लेकिन इतनी दुर्भावना इस समाज के प्रति कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। कोई प्यार नहीं इनको, ब्राह्मणों से कोई लगाव नहीं है। बहन जी को किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है। शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अब ब्राह्मण और साधु संतों को एक करने के लिए इनका स्टैंड है। प्रबुद्ध वर्ग और कुछ भी नहीं। सिर्फ बीएसपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव को 2011 में यूपी की सत्ता मिली थी तो उसके पीछे ब्राह्मण वोट बैंक का बड़ा हाथ था। अब फिर से ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हैं। अगर कोई है समाजवादी सोच को और समाजवादी सोच को आगे बढ़ाने वाले तो वही ब्राह्मण समाज के लोग हैं। इसलिए हम आपसे इस मौके पर अपील भी करेंगे कि आपने हमेशा समाज में समाजवाद को लाने का काम किया है, समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। यूपी में नाराज ब्राह्मणों को मनाने के लिए बीजेपी के सहयोगी ब्राह्मण संगठन भी सतर्क हो गए हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के घर राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने दिव्य दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें यूपी श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला मुख्य वक्ता थे तो अध्यक्षता की अश्विनी चौबे ने। कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज ब्राह्मण नेता मौजूद रहे। बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मण अब बीएसपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये ब्राह्मण कैसे भूलेगा? तिलक मीन्स ब्राह्मण, तराजू माने बैस, तलवार माने क्षत्रिय। ये नारा देने वाली बहन जी को जो पैतरे तमाम है ये बदल चुके हैं, उसको कोई नहीं भूलेगा। एक बार काठ की हांडी चढ़ गई, 2004 में मुख्यमंत्री बन गई। बाकी जो मुख्यमंत्री वो तो बीजेपी ने बनाया और बीजेपी को धोखा दे दिया। यूपी में 13% ब्राह्मण है। यूपी के 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट हैं। 403 में से 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता ही निर्णायक हैं। यही वजह है कि बीजेपी हो या बीएसपी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हैं। सत्यम मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। राजनीति की कहानी उन मदरसों से भी जुड़ी हुई है जहां पर धर्म के आधार पर शिक्षा छोड़ आधुनिक पढ़ाई कराई जाए। इसीलिए बहुत राजनीति होती है। केंद्र सरकार की योजना से मदरसे आधुनिक हों, इसका प्रचार भी खूब हुआ, लेकिन उन्हीं मदरसों में मॉडर्न शिक्षा देने का जिम्मा जिन 25,000 शिक्षकों पर है, वो 4 साल से पूरी सैलरी नहीं ले पा रहे। सियासत इस बात की देश में बहुत होती आई कि मदरसों में अब भी
सिर्फ धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती है, इसीलिए मदरसों का आधुनिकीकरण हो। जब उन्हीं मदरसों को मॉडर्न शिक्षा लायक देने के लिए तैयार करने की योजना शुरू हुई तो योजनाओं का बंटाधार कैसे होता है, गवाही आज शाइस्ता, नदीम और संतोष शुक्ला का परिवार देगा। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना शुरुआत हुई। मकसद था मदरसों में धर्म की शिक्षा के साथ बच्चों को विज्ञान, भूगोल, गणित और कंप्यूटर पढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में 8,500 मदरसा आधुनिकीकरण योजना में शामिल है। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देने वाले 25,000 शिक्षकों को 4 साल से पूरी सैलरी नहीं मिली। 12,000 रुपए केंद्र सरकार देती है, 3,000 रुपए राज्य सरकार देती है। पूरी सैलरी हम लोगों की 15,000 है, मगर हम लोगों को सिर्फ 2017 के बाद से 3,000 रुपए में जीवन यापन करना पड़ रहा है। ये परिवार शाइस्ता का है जो लखनऊ के पास मलिहाबाद में साइंस पढ़ाती है मदरसे में। 3 बेटियां हैं, सबसे छोटी बच्ची का इलाज चल रहा है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने वाली शाइस्ता जैसी शिक्षकों की सैलरी में 2017-18 तक पूरा हिस्सा केंद्र को देना होता था। 2017 के बाद से वेतन का 60% हिस्सा केंद्र और 40% राज्य देंगे, ये तय हुआ। यूपी सरकार तो अपना हिस्सा देती आई, लेकिन दावा है पिछले 4 साल से 1 रुपए केंद्र के हिस्से से नहीं आया तो सैलरी कभी पूरी नहीं मिली। 2017 के बाद से हम लोगों को केंद्र सरकार से जो 12,000 रुपए पर मंथ मिलता है उसमें से कुछ भी नहीं मिला अभी तक। मतलब मदरसे के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी। मदरसा मॉडर्न करने का ढिंढोरा पीटकर वाहवाही भी सबके विकास की लूटी जाएगी, लेकिन उन्हीं मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने का जिम्मा जिन नदीम खान जैसे शिक्षकों के कंधों पर होगा, उनके परिवार को जीने लायक वेतन भी नहीं देंगे। जो कंडीशन हम लोगों की है ये बताने के लायक समझ लिए नहीं है, ऐसी कंडीशन में है। और हम लोग जो है दूसरी जगह कहीं जॉब भी तो नहीं कर सकते प्राइवेट में, क्योंकि मसला ये है कि अब हम एक तरफ लगे हैं तो दूसरी तरफ हम अपनी, और फिर हम लोग तो ओवर एज हो चुके हैं, कहीं हम लोग को जो है तो नौकरी भी नहीं मिल सकती दूसरी जगह। कहने को सरकारी नौकरी, लेकिन ये दर्द अकेले शाइस्ता और नदीम के परिवार का नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 25,000 शिक्षक हैं जिनको सालों से अपने मेहनत की कमाई का पैसा नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार अपना हिस्सा दे, राज्य सरकार कहती है कि जब केंद्र से पैसा आएगा तो हम भी अपना हिस्सा दे देंगे। ये मत सोचिएगा कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम नागरिक ही मदरसों में मॉडर्न शिक्षा देते हैं। 25,000 शिक्षक जिनकी सैलरी 4 साल से केंद्र की तरफ से फंड न मिलने पर अटकी है, दावा है उनमें 40% हिंदू शिक्षक हैं। उनमें से एक हैं वेतन के लिए तरसते बहराइच के संतोष शुक्ला। मरने की कगार पर हम लोग जूझ रहे हैं। किसी तरीके से शादी विवाह कथाएं थी, आज से किसी तरीके से घर चल रहा है। राज्य सरकार जो अपना पैसा 3,000 करके दे भी रही है, वो भी 2-3 महीने करके देती है, तो जब तक वो पैसा आता है तब तक उससे 2 गुना कर्जा हो जाता है। सर जी, सबका साथ सबका विकास का नारा है तो मदरसों को बदलने का जिम्मा जिनके कंधे पर वो लाचार क्यों? इनके हक का वेतन दिलाने को शिक्षक संघ के नेता दिल्ली तक दौड़े तो पता चला केंद्र के विभागों ने भी अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में गया तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ स्कीम इस साल से आई है तो मैं इस साल से 21-22 से आप लोगों को पैसा दूंगा, पिछला पैसा आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लीजिए। जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में गया सर तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का स्कीम हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो गई है, आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पैसा लीजिए। बताइए 4 साल का जो पैसा हमारे टीचरों ने काम किया है वो तो कोई देने के कहीं नहीं रहा है सर। माननीय मंत्री जी से भारत सरकार के प्रयास करूंगा, उनसे मिल करके इस समस्या से अवगत कराऊं और पैसे ले करके ला करके जो भी हमारे भाई बहन टीचर्स हैं जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं, आधुनिकीकरण में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको सैलरी मिल जाए, ये हमारा प्रयास। उत्तर प्रदेश के इन शिक्षकों के हक का 775 करोड़ रुपया अभी केंद्र सरकार के विभाग ने जारी नहीं किया, तो क्या अब इन टीचर्स के हक की दस्तक वो विभाग केंद्र के सुनेंगे या फिर मान ले कि मदरसों को आधुनिक बनाने का सिर्फ ढिंढोरा ही पीटा जाएगा? संतोष कुमार, लखनऊ आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। अश्लील फिल्म केस में कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 घंटे तक पूछताछ की। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इस मामले में पहले ही मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में है, लेकिन कल शाम को मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची और दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए गए, जो 6 घंटे तक चले।
अब मुंबई क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के बैंक अकाउंट्स को भी खंगालने जा रही है। I met him in London. He came and he touched my mom's feet and he was trying to, I think impress me. Better immunity, better health, swasth raho, mast raho, keep at it. Woo-hoo. शिल्पा शेट्टी से राज कुंद्रा का न जाने कितनी बार आमना सामना हुआ होगा। पहली बार मुलाकात से लेकर शादी के मंडप तक, सोशल मीडिया के वीडियो बनाने से लेकर एक आदर्श जोड़े के रूप में फोटो खिंचवाने तक, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की नजरें अनगिनत बार मिली होंगी, लेकिन जो मुलाकात शिल्पा शेट्टी के बंगले में मुंबई पुलिस की इस दस्तक के बाद हुई होगी, उसकी तुलना करना नामुमकिन है। शिल्पा शेट्टी के बंगले का दरवाजा न जाने कितनी बार खुला होगा, लेकिन MH04EP0083 नंबर वाली इस गाड़ी की एंट्री की धमक से शिल्पा का दिल सहम गया होगा। मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को लेकर पूछताछ करने के लिए आने वाली है। इसकी खबर लगता है कि शिल्पा शेट्टी को पहले ही लग चुकी थी, क्योंकि जब शिल्पा के किनारे नाम के इस बंगले का गेट खुला तो अंदर खड़े दर्जनों लोगों की हवाइयां उड़ी हुई थी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी बॉलीवुड की सबसे महंगी शादियों में शुमार है। साल 2009 से पहले राज कुंद्रा को कोई नहीं जानता था, लेकिन शिल्पा शेट्टी का नाम जुड़ने से वो सुर्खियों में आ गए। सोशल मीडिया के जरिए शादीशुदा जोड़ा अपने रिश्ते की खूबसूरती की महक बांटता रहा, लेकिन शिल्पा की जिंदगी में उनके पति से जुड़ी बदनामी दस्तक दे चुकी है, क्योंकि अश्लील फिल्म बनाने के मामले में मुंबई पुलिस की एक टीम न सिर्फ शिल्पा के घर पहुंची, बल्कि उसने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ भी की। फिलहाल जो क्राइम ब्रांच है उनको तलाश है कुछ चीजों की, जिसकी वजह से ये रेड की जा रही है, और साथ ही क्योंकि शिल्पा शेट्टी भी है घर में तो उनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन आपको एक याद दिला दें कि अदालत में क्राइम ब्रांच ने यह आरोप सीधे लगाया था कि किस तरह से इस पूरे मामले में काफी सारे जो क्रूशियल एविडेंस है, व्हाट्सएप की कई सारी जो एविडेंस है वो सब मिटाए गए हैं राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद। यानी कि जब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो गई थी उसके 2 से 3 दिन बाद कई सारे जो एविडेंस हैं वो मिटाए गए थे, और यही वजह है कि ये जो रेड अब इस बार की जा रही है उस पूरे एविडेंस को जो वापस खोजने की कोशिश कर रही है क्राइम ब्रांच। इसके अलावा कुछ और एविडेंस अगर उनके हाथ लगे तो उसकी भी तलाश में फिलहाल क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहां जुहू में लगे हुए हैं। इससे पहले राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस बायकला जेल से अदालत लेकर गई, और राज कुंद्रा की कस्टडी बढ़ने के बाद वो शिल्पा के घर जा पहुंची। राज कुंद्रा जो अभी तक अपने घर के अंदर यहाँ पर थे, अभी देखिए उनको क्राइम ब्रांच के अधिकारी यहाँ से ले जा रहे हैं वापस। इसी गाड़ी में देखिए पुलिस के अधिकारी जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं निकालने की यहाँ से लोगों को। ये बीच में बैठे हैं राज कुंद्रा, और अभी लंबी पूछताछ जो सीधे हुई है अभी उसके साथ, अभी देखिए इसमें ये जो पुलिस के अधिकारी है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें लेके जाए, और यहाँ शिल्पा शेट्टी से भी लंबी पूछताछ हो चुकी है। अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा की अदालत में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने हिरासत की मांग की। बताया कि उसे राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वो न सिर्फ 119 से ज्यादा पॉर्न वीडियो बना चुके हैं, बल्कि उसे 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले हैं। ये एक इंटरनेशनल लेवल की डील थी। ये दलील सुनने के बाद अदालत ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन होने के लिए रिमांड रिपोर्ट फाइल किया था, वो सब इन्वेस्टिगेशन होने के लिए जो अश्लील वीडियो बनाए हैं आरोपी ने, उसका प्राइमा फेसी रोल है इसके लिए, और जो आर्थिक देवन घेवन हुई है ये वो भी तपास होने बाकी है, और जो वांटेड एक्यूज है उसको भी अरेस्ट करना बाकी है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के लिए हमने अदालत से ज़्यादा पुलिस कोठड़ी की मांग की थी, और माननीय न्यायालय ने हमारी मांग मानते हुए दिनांक 27 तारीख तक ये दोनों आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये केस काफी बड़ा है
जो सिर्फ कुछ पॉर्न फिल्मों तक सीमित नहीं है और राज कुंद्रा इसे प्रॉपर संगठित तरीके से अंजाम दे रहे थे। इसलिए पुलिस ने जांच के लिए राज कुंद्रा की ज्यादा कस्टडी मांगी। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि अश्लील फिल्मों के इस मामले में पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ क्यों की, तो इसका जवाब है वियान ग्रुप ऑफ कंपनी। मुंबई पुलिस ने वियान ग्रुप ऑफ कंपनी के अंधेरी वेस्ट ऑफिस पर छापा मारकर वहां से अश्लील डेटा जुटाया था। शिल्पा शेट्टी इस कंपनी से बतौर डायरेक्टर जुड़ी रही हैं, इसीलिए मुंबई पुलिस शिल्पा से पूछने उनके बंगले पहुंची कि क्या उनको कंपनी के जरिए बन रही अश्लील फिल्मों की जानकारी थी। क्या वो जानती थी कि उनके पति राज कुंद्रा पॉर्न फिल्मों का रैकेट चला रहे थे। शिल्पा शेट्टी पिछले साल वियान ग्रुप के डायरेक्टर का पद छोड़ चुकी हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछा कि उन्होंने पद क्यों छोड़ा और वो कब तक इस पद पर बनी रही। क्राइम ब्रांच शिल्पा के बैंक खाते की भी जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या शिल्पा शेट्टी को अश्लील फिल्मों के इस रैकेट से कोई फायदा तो नहीं हुआ। पुलिस की जांच में पता चला कि मुंबई के उपनगरों में बंगला किराए पर लेकर अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। जब पुलिस ने इस बंगले पर छापा मारा तब भी शूटिंग चल रही थी। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि शिल्पा शेट्टी वियान ग्रुप की डायरेक्टर होने के नाते इस सारे खेल के बारे में कितना जानती थी। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी ने चुप्पी साध ली थी। वो अपनी शूटिंग पर भी नहीं जा रही थी और साथ ही सोशल मीडिया से भी उन्होंने दूरी बना रही थी। लेकिन अपनी बात रखने के लिए आखिरकार उन्हें इंस्टाग्राम का सहारा लेना ही पड़ा। शिल्पा ने किताब की झलक शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने जज्बात जाहिर करने के लिए जेम्स थर्बर की लिखी बातों का जिक्र किया और लिखा, गुस्से में पीछे और डर के मत देखो, लेकिन जागरूकता में चारों ओर देखो। फिलहाल जो हो चुका है या जो हो सकता था उसे लेकर बेचैन नहीं दिखना, पर इसके बारे में जागरूकता रखनी है। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ ये जानते हुए कि मैं लकी हूँ, कि मैं जिंदा हूँ। मैं पहले भी चुनौतियों से निकली हूँ और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। कोई भी जरूरत मुझे आज अपनी जिंदगी जीने से रोक नहीं सकती। सोशल मीडिया पर दूसरों का हौसला बढ़ाने वाली शिल्पा शेट्टी आज खुद मुश्किल से निकलने के लिए किताबों में प्रेरणा ढूंढ रही है। अगर राज कुंद्रा से जुड़ा विवाद सामने नहीं आया होता तो मीडिया में उनकी कमबैक फिल्म हंगामा 2 की चर्चा हो रही होती। सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़े वीडियो डालने वाली, अपने वर्कआउट वीडियो के लिए ट्रेंड होने वाली शिल्पा शेट्टी अपनी फिल्म का प्रचार कर रही होती, लेकिन राज कुंद्रा से जुड़े होने की वजह से उन्हें मुंबई पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। मुंबई से विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उन तस्वीरों की जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश के तमाम राज्यों में और खास तौर पर महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश की वजह से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। पानी की ताकत क्या होती है ये इन तस्वीरों से महसूस करिए। सैलाब का अथाह विस्तार, टापू की तरह दिखते घर, सब कुछ डूबा हुआ है। हेलीकॉप्टर से ली गई बाढ़ की ये तस्वीरें डरावनी हैं। सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबो दिया है। आपकी नजर जहां तक जाएगी तबाही और त्रासदी की तस्वीर से टकरा कर लौटेगी। बाढ़ और बारिश से आबादी तो पहले ही बेबस थी, रही सही कसर लैंडस्लाइड ने पूरी कर दी। रायगढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 36 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। लगातार मूसलाधार बारिश से रायगढ़ के तलई गांव में पहाड़ का मलबा आ गिरा। एक झटके में सब चपेट में आ गए, संभलने का किसी को मौका नहीं था। नतीजा ये कि जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन को शक है कि अब भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं।
हादसे के बाद से ही गांव में अफरा तफरी का माहौल है। फंसे हुए लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरुआती दिक्कतें भी आई। हालांकि एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने की कोशिश हो रही है। इन सब ऑपरेशंस में कई चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ा है एनडीआरएफ को। जब एनडीआरएफ शुरुआत के दौर में इंडक्शन जब उसका हुआ तो मूवमेंट में हमारे जो है वो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा बारिश की वजह से और फ्लड्स की वजह से। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो ठप है, उसके वजह से कार्रवाई थोड़ा स्लो है और जो लगातार बारिश हो रही है कई जगहों पर उससे भी कार्य बाधित है। मगर अभी भी कार्य सब जगह पर चल रहा है और अगले 24 घंटे में हमें पूरी उम्मीद है कि स्थिति काबू में आ जाएगी। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे, नागपुर में बाढ़ के हालात बन गए। रत्नागिरी के चिपलून शहर में आसमान से आफत की बरसात हुई। शहर का हाल देखिए, डूबी हुई सड़क, फंसे हुए वाहन, हर तरफ पानी ही पानी। घरों में पानी, दुकानों में सैलाब। बर्बादी की बाढ़ ऐसी थी कि पूरे 26 घंटे तक इलाका डूबा रहा। स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चिपलून शहर का 50% इलाका पानी में डूबा। अचानक भारी जलभराव से 70,000 की आबादी प्रभावित हुई। कल से पूरा पानी ही था भरा, ये पतरे के ऊपर पानी था तो आज आके देखा है, आज पानी चला गया है तो पूरा 2 लाख का नुकसान हो गया, 2-2.5 लाख का। इतना फ्लड आएगा हमको पता ही नहीं रहता, कुछ भी कर नहीं सकता। यहाँ पे कम से कम रास्ते में 10 फुट होना मांगता है, इसलिए उधर तो ये दिख रहा है, मार्किंग दिख रहा है, तो मार्किंग मतलब अंदर कम से कम 6 फुट पानी है। इतना मैंने ये कंस्ट्रक्शन करते समय फ्लड के हिसाब से ही किया था, नीचे से बहुत ऊंचा किया है, तब भी इतना पानी आएगा ये कभी ध्यान में नहीं आया। सिर्फ 2 दिनों की भारी बारिश ने शहर की सूरत बदल दी। पुणे से भेजी गई एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को शहर तक पहुंचने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर एक बार सड़क पर मलबा आ गिरा है। 2 बड़े पेड़ यहाँ पर खिसके हुए हैं। ये कुंभरली घाट है जो कि चिपलून से महज 7 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन मुश्किलें बहुत है। एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। हर बार सड़क पर कभी मलबा, कभी बड़ी बड़ी चट्टानें, तो कभी यहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनको हटाकर वहाँ पहुँचना है जहाँ पर हजारों लोग उनके घरों में फंसे हुए हैं। इस तबाही और त्रासदी के पीछे महाराष्ट्र के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। मौसम विभाग के मुताबिक रत्नागिरी के चिपलून इलाके में 300 mm बारिश हुई। रायगढ़ के मलाड और पोलघापुर में 305 mm बारिश हुई। सातारा में 17 घंटे में 483 mm बारिश दर्ज की गई। कोंकण में भी 400 mm से ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई। हालत ये है कि डैम में 60% तक पानी जमा हो गया। अगर जल जमाव 80% तक हुआ तो डैम के गेट खोलने पड़ेंगे। रत्नागिरी से पंकज खेलकर, रायगढ़ से पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।